दोस्तों। आज जो मेरी मेहमान हैं वो हैं मुसरत मिसबा साहिबा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनका इंट्रोडक्शन तो खैर मैं क्या ही कराऊंगा। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल इन पाकिस्तान। सब इनको जानते हैं, इनको इनके काम से वाकिफ़ हैं। बट आई थिंक मेरी कोशिश ये है कि आज इनसे बातचीत करके हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इनकी लाइफ के, इनके काम के लोगों के सामने लेके आएँ जो जिनसे आपको कुछ कुछ लर्निंग्स हों, कुछ सबक हों, कुछ इनसाइट्स मिलें। डिप्लेक्स की कहानी, जस्ट फॉर फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस, सब जानते हैं डिप्लेक्स 1980 में शुरू हुआ था, 40 साल पहले। आज इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड ब्रांड्स इन पाकिस्तान। एक कामयाब सक्सेस स्टोरी है और ये सिर्फ एक ब्रांड ही नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिन्होंने, मैं जो टर्म यूज करूंगा वो रिकंस्ट्रक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, ब्यूटी के हवाले से, ब्यूटिशियंस के हवाले से, सैलून्स के हवाले से। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सिर्फ ये कोई अपने लिए बिजनेस क्रिएट नहीं किया गया। इसमें आज 1500 से 2000 लोग एम्प्लॉयड हैं। ये 1500 से 2000 लोग नहीं है, ये 1500 से 2000 फैमिलीज हैं जिनकी किफालत इस काम के जरिए होती है। हमें पाकिस्तान में ये बात समझनी चाहिए कि जब कोई भी आदमी अपना काम शुरू करता है, वो अपने लिए नहीं करता खाली, उससे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है जिससे लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों के घर चलते हैं। और अगर मैं 40 साल का वक्त देखूं तो तकरीबन ये दो नस्लें ऑलमोस्ट इसके अंदर अब इनफोल्ड हो गई हैं जो इनकी शख्सियत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा सदका जारिया किसी की जिंदगी में नहीं हो सकता कि अगर उनके हवाले से इतने घर और इतनी नस्लें चल रही हों। तो डिप्लेक्स की भी थोड़ी सी हम इनसे बात करेंगे। उसके बाद इट हैज ऑल्सो एजुकेशन, इट हैज ऑल्सो ट्रेनिंग सेंटर अलॉन्ग विद इट। उसके अलावा इनके अपने ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड NMM, उस पर हम बात करेंगे, मुसरत मिसबा ब्रांड। उसके अलावा जो इनका एक्सटेंसिव काम है एसिड विक्टिम्स और बर्न विक्टिम्स के हवाले से, डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन, उस पर बात करेंगे। और आप मेरी नालायकी या नाअहली समझें, जब मैं भी इनके साथ इनके काम पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा हैरानी हुई कि मुझे एक ही मुसरत मिसबा साहिबा पता है जो ब्यूटिशियन है और एक ही उनका एक एंगल एस्पेक्ट पता है। आई थिंक इसके अलावा इतने बड़े बड़े काम हैं जो जो इनको एक बहुत बड़ा इंसान बनाते हैं। और मैं एज अ होस्ट और एज अ गेस्ट ये बात नहीं कर रहा, इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरा अपना एक कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल्स के साथ, और मैंने बहुत ब्रांड्स बनते देखे हैं, बिजनेसेस बनते देखे हैं। डिप्लेक्स या मुसरत मिसबा हरसेल्फ इज नॉट शॉर्ट एट ऑल। किसी भी लिहाज से ये उन ब्रांड से बेहतर हैं, उनसे कम नहीं है। अगर मेरा अख्तियार हो तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूं कि इनको मैं दूं ऑनररी प्रोफेसरशिप पाकिस्तान में, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हर यूनिवर्सिटी जाएं और एक सेमेस्टर एक कोर्स पढ़ाएं, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक बिजनेस स्कूल से रहा है। एक कोर्स पढ़ाएं एंटरप्रेन्योरशिप पे, ताकि हमारे यंग लड़के लड़कियों को पता चले कि बिजनेसेस कैसे बनते हैं, उनसे पूरा इकोसिस्टम कैसे डेवलप होता है। तो आई थिंक ये एक ऐसा सर्विस है जो ये हमें जरूर प्रोवाइड कर सकती है, और हमें भी चाहिए कि हम इनसे ये लोग मांगे। ये लोग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इदारे हैं, ये अब हमारा काम है कि हम इनसे कितना कुछ निकाल सकते हैं। मेरी खुश नसीबी है दैट शी एग्रीड टू बी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ कर दी कि मुझे कुछ शर्मिंदगी से होने लगी। नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन करें, मैंने अभी ये स्टडी किया है तो मुझे भी बहुत रियलाइज हुआ कि आप जैसे लोग हमें और बहुत चाहिए, हमें और बहुत मुसरत मिसबास पाकिस्तान में चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन वक्त देने का। मैं आपसे पहला सवाल करता हूं जो मेरी रिसर्च से निकला और आपकी टीम से बात करने के बाद निकला। मैं उनसे बात करा तो उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब भी आप मुसरत साहिबा से पूछें कि और क्या हो रहा है, तो वो कहेंगी वही हो रहा है जो 40 साल से हो रहा है, काम और काम। तो आप माशाल्लाह आपने वो सब कुछ अचीव किया जो एक आम आदमी सोच सकता है। अब काम करने की क्या वजह है? अब आप किस गोल को चेस कर रही हैं? अब आप क्या हासिल करना चाहती हैं? और मैं ये समझती हूँ कि मैं बल्कि इसको इस तरह से समझाती हूँ कि अगर पानी स्टेगनेंट हो जाता है ना, एक एक पॉन्ड में, एक पूल में पड़ा होता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है, वो गदला हो जाता है। तो मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको लोग मेरे मरने के बाद भूल जाएं, या ये कहें कि हाँ वो जो थी ना बड़ी अच्छी सिफात की मालिक थी, दैट्स इट। नो, मैं ये चाहूंगी, अच्छा फूल भी लगा देंगे ना मेरी तस्वीर के ऊपर, तो मैं ये नहीं चाहूंगी। तो मैं ये चाहूंगी कि आज भी जबकि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, जो आपने तमाम ऑडियंस को बार बार बता दी कि मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ, तो उसके बावजूद भी मैं काम इसलिए करती हूँ कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ड्यूटी दे दी है, ठीक है, और वो ड्यूटी जो है मैं जब तक निभाती रहूंगी जब तक मेरी जान में जान है, ठीक है। जब नहीं भी होगी तभी भी मुझे पता है कि मैं काम करती रहूंगी। भाई जब नहीं होगी का मतलब ये हुआ कि शायद मैं फिजिकली इतनी ज्यादा एक्टिव ना हूँ,
लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करती रहूं, और उसका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ बैठ के लिखना शुरू कर लूं अपनी बायोग्राफी या अपनी ट्रेवलॉग, बल्कि मैं वो लिखना चाहूंगी कि जिससे आइंदा आने वाले पढ़ने जो पढ़ेंगे उनको फायदा हो। तो मेरे नजदीक काम कभी खत्म नहीं होता, ना होना चाहिए, और ना हमें ये समझना चाहिए बस अब मेरी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, अब मैंने रिलैक्स करना। भाई व्हाई डू यू वांट टू रिलैक्स? कर तो ली सारी जिंदगी, जब शुरू में जब पैदाइश से लेके 18-20 साल तक जो होता है वो हम रिलैक्स ही कर रहे हैं। मतलब तकलीफें ये होती है ना कि इम्तिहान पास हो जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए, या आप जो है ना वो कुछ और कुछ करना चाह रहे थे लेकिन नाकाम हो गए, बट दैट्स लाइक अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम इन योर लाइफ। बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1980 शॉ कॉलेज ऑफ ब्यूटी एंड थेरेपी, कैसे आप वो मैगजीन का वो एड जो आपने देखा फिर लिखा, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे, क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा, ये मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बारे में तो मैं कोई एक खुली किताब हूँ, तो मैं ये कोई बातें छुपा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज वेरी यंग। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट मैं ना बन सकी क्योंकि मैं घर में बड़ी थी अपनी। आई वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, और जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, उस ज़माने में ये होता था कि ओह! अच्छा रिश्ता आ गया है, तो चलो ये पासे लेगी, बाकी दूसरी की बारी आएगी। एंड वी वर, यू नो, वी आर इन माशाल्लाह से अ बिग फैमिली। यहाँ पे खवातीन ज्यादा हैं और मर्द कम है, यानी कि मेरे 2 भाई हैं छोटे और एक मेरे अब्बा हैं। तो उस जमाने में नाना बू भी होते थे, दादा का इंतकाल। सो व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज वेरी यंग, इवन यू नो व्हेन टाइम केम कि जी मुझे मेरी शादी हो रही है या रिश्ता हो रहा है, तो ओनली आस्क माय फादर कि मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, मैंने डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने वादा किया है वो जरूर आपको पढ़ाएंगे। सो खैर वो ना हुआ, और अनफॉर्चुनेटली मैं अपने माँ बाप के घर में वापस आई। मेरे बच्चे जो थे वो छोटे ही थे, तो उस वक्त मुझे ये ऑप्शन ज़रूर मिली कि मैं जो हूँ दोबारा से पढ़ाई करूँ या डॉक्टर बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी करूँ। तो मैंने ये कहा नहीं डैडी, मैं अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज नो सच थिंग एज आपने कोई एमबीए किया हुआ होगा या आपको बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा आता होगा। लेकिन मुझे मेरे अंदर एक मजबूती ये थी, और ये मजबूती मुझे अपने वालिदैन से मिली, कि मुझे हर बुरे वक्त में अल्लाह ताला का शुक्र करने की आदत। तो मुझे वो बुरा वक्त बुरा नहीं लगता था, मुझे ये पता था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये वो वक्त है जो कि मैं सहार सकती हूँ, तो मैं आइंदा और बेहतर तरीके से करूंगी। सो देन आई when I told my father that I would like to work and I want to support my children, तो उस वक्त ये बात होती थी कि मतलब आई एम श्योर कि डैडी के जहन में ये आया होगा कि भाई पढ़ी लिखी भी नहीं है, शक्ल सूरत भी नहीं है, कैसे चली है काम करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जिसकी सपोर्ट मुझे रही, जिसने मुझे कभी पीछे गिरने नहीं दिया, बल्कि हमेशा आगे ही पुश किया कि मैं जो हूँ आगे बढ़ूँ। एंड सो you know, my father came with these fashion magazines, और उन्होंने मुझे, हमने उस जमाने में कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था, तो हमने सबको लेटर्स लिखे। जो पहला लेटर आया वो एक ब्यूटी कॉलेज से आया था, शॉ कॉलेज। आपने इतनी अच्छी रिसर्च की है तो आप समझ जाओगे मुझे डिमेंशिया तो नहीं हो गया कि तुम लोग सो यस, आई वेंट अब्रॉड, और मैंने यूके से अपनी ट्रेनिंग की। और जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मुझे इतना जोश था कि मैंने काम करना है और मैंने अपने पाँव पे खड़े होना है। उस वक्त भी ये वर्ड्स नहीं थे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एम्पावरमेंट क्या होती है, खुद मुख्तारी, और आप आपके अंदर आप बाइख्तियार कैसे होते हैं, ये सारी चीजें नहीं पता थी मुझे। बस ये पता था कि मेरे बच्चों को अपने अपने अपनी जिम्मेदारी में उनका जो है उनको लेके आगे बढ़ूंगी। सो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये ज़रूर था कि इनिशियल सपोर्ट जो थी वो सारी उनकी तरफ से मिली। हर कोई जिनके साथ बुरा सलूक होता है या ऐसे कोई वाक़यात होते हैं जिसमें शादियाँ नहीं चलती है, तो वो हर कोई इंग्लैंड नहीं चला जाता, वो पाकिस्तान में ही रह के। तो इस तरह से मैं जब वापस आई तो मैंने फिर डेप्लेक्स खोला, और डेप्लेक्स खोलने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मुझे मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी फैमिली दी और ऐसे वसाइल दिए कि मैं बाहर जाके कर कर आई।
लेकिन मेरी फील्ड में, जो कि ब्यूटी के फील्ड थे, मुझे कोई ब्यूटी का शौक नहीं था। अच्छा, तो ओके। उस वक़्त मुझे सिर्फ़ ये था कि मैंने जो बच्चियों को रखा और हायर किया, वो बच्चियाँ फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड नहीं थी। उनमें से बहुत सी बच्चियाँ ऐसी थी जो कि शायद उनकी तालीम भी पूरी नहीं थी, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थी। तो देन आई रियलाइज़्ड दैट इन सब बच्चियों को भी अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। इन बच्चियों को भी उतना मिलना चाहिए, जितना वो अपने घर में अपनी अपनी अपने हालात को बेहतर करने के लिए कुछ अपना हिस्सा डालें, तो उनकी उनकी बात को माना जाए। तो बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें जो थी उस वक़्त मुझे नहीं पता थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ मुझे पता चली और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। एंड नाउ in 2020 we've got more than 76 branches alhamdulillah all over Pakistan. मैंने सोचा मैं तुम्हें पहले से बता दूं, वरना तो मेरी सारी बातें कह दोगे, है ना? So, so we have got these branches, and like you mentioned in your intro also, कि हर ब्रांच के अंदर जो बच्चियां काम करती हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, वो अपने खानदान और वो एक इकोसिस्टम की जो आपने बात की, एग्जैक्टली वही बात है कि एक इंडिविजुअल से एक खानदान, एक सोसाइटी एंड देन सोसाइटी एट लार्ज जो है वो उसका फायदा उठाता है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं वापस जाऊंगा 1980 अपार्टमेंट इन तारिक रोड। ये डिप्लेक्स का जो नाम है और ब्रिटिश खातून है, इनका क्या कनेक्शन है? ओके, सो जिस कॉलेज में मैंने जहाँ से सीखा, वहाँ पे मेरे साथ और भी बच्चियाँ थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक्चुअली इंटरनेशनल कॉलेज था, उसमें बाय द वे उस वक्त भी चाइनीज लड़कियाँ काम करती अच्छा, ओके। थी। सिर्फ अभी सी पैक की बात नहीं हो रही है। जी जी। सो मैंने आफ्टर माय कोर्सेज, डेप्लेक्स इज एक्चुअली एक ब्रांड था जहाँ पे इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स बनते थे। And because I was going back and I thought that I'd take these machines, and these were the machines and the products जो कि जिनके ऊपर मैंने काम सीखा था, तो अच्छा, मैंने उनसे फर्दर ट्रेनिंग ली और उनका नाम जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त ली। जो उस वक़्त ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि फ्रेंचाइजिंग सिस्टम भी कोई चीज़ होती है। सो उन्होंने मुझे इजाज़त दी और मैंने सिर्फ ये ज़रूर किया कि जब मैं पाकिस्तान आई, तो मैंने उसको डेप्लेक्स ब्यूटी क्लिनिक एंड इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर करा लिया। अच्छा। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन जो थी उस वक्त मेरे वालिद ने कराई थी, लेकिन उसका फायदा मुझे आज तक हुआ है, क्योंकि जब कभी मैं देखती हूँ कहीं लिखा होता है डेप्लेक्स टेलरिंग शॉप, कहीं पे लिखा जी होता है जी जी। डेप्लेक्स बटलर और जो भी इस टाइप की चीजें। आपको तो पता है दुबई में भी, आपको पता है दुबई में भी है एक डिप्लेक्स शॉप? हाँ, कहाँ कहाँ नहीं है। सो हाँ, हम लोग क्योंकि अब हम लोग इंटरनेशनली भी यहाँ पर यूके में, अमेरिका में, बाकी तमाम ममालिक में हमारी ब्रांचेस इंशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वो खुलने वाली हैं, तो फिर हमें और मजबूती आ जाएगी। लेकिन अभी ये होता है कि ये मैं ज़रूर सोचती हूँ कि अगर किसी ने डेप्लेक्स टेलरिंग शॉप लिखा है, तो मैं कहती हूँ चलो उसको इसको नहीं तंग करती हूँ, ये कुछ ना कुछ कमा ही रहा है अगर इस नाम बिल्कुल से सही, क्योंकि लोगों को पता है कि मैं टेलरिंग में नहीं हूँ। बिल्कुल। सो इट हैज एक्चुअली हेल्प मी, एंड देन लेटर ऑन जब हम बिजनेस के हवाले से बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज़रूरी होता है कि अपने नाम को रजिस्टर कराना। जी जी। सो एंड देन व्हेन आई केम बैक, मेरे साथ मेरी एक कुलीग जो थी शीला फिनी, वो साथ आई। तो एक बड़ा हाउ हाउ हो गया पूरे शहर में ना कि डेप्लेक्स खुल रहा है और उसमें लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वहाँ पे एक गोरी भी काम करती है। लो जी, सारी मेहनत मैंने की है, खोला मैंने है और गोरी के ऊपर जो था, लेकिन अमेजिंग माय फ्रेंड, आई एम स्टिल इन टच विद हर। सो हम लोग जो है वो, हमने इस तरह से जब काम शुरू किया तो बड़ी अच्छी पजीराई मिली, लोग आए और काम को हम लोगों ने प्रोफेशनली, ब्यूटी पार्लर्स का, ब्यूटी सैलून्स का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको बदलने की कोशिश की। यूनिफॉर्म्स के साथ लड़कियों को ट्रेनिंग दे के, लड़कियों की बातचीत, उठने बैठने का सलीका सिखाना, क्वालिफिकेशन, मेथोडोलॉजी, इन सब के साथ साथ फिर हमने अपना इंस्टीट्यूट का भी सिलसिला शुरू किया। बिल्कुल, लेकिन आपने जैसे मेंशन किया कि पजीराई तो डेफिनेटली वो तो अब नजर आ रहे हैं रिजल्ट्स, लेकिन उस वक्त जब आपने शुरू किया था ये इस काम के हवाले से, इसको तो पहली बात है काम का वो स्टेटस ही नहीं था उस वक्त,
तो प्री कंसीव नोशंस क्या थे आपको, रेपुटेशन, इमेज, कैसे सब मैनेज करना पड़ा? आई एम श्योर इट विल बी उस वक्त बहुत मुश्किल था। मुश्किल था, और काम जब शुरू किया तो सबसे ज्यादा मुश्किलात जो थी, जब आप मतलब किसी गड्ढे में गिरते हैं ना, तब आपको पता चलता है ना कितनी चोटें लगती है या वो कितना गहरा गड़ा है। सो मैं ये वाकया बताती भी और मैं बताना भी चाहूंगी, इसलिए नहीं कि मैं कोई अपनी कोई तारीफ कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि अगर खवातीन, मर्द हजरात ऐसे कोई हादसा वाकयात से गुजरते हैं तो शायद उनको याद आए कि सर पापा ने ये किया था। सो हुआ ये था कि जब मैंने डेफलेक्स की अपनी ब्रांच ओपन की, तो वो एक तारिक रोड पे अपार्टमेंट्स थे, उसमें किया। और आई थॉट दैट आई गो एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू माई नेबर्स। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, मैंने दोबारा नॉक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जैसी गंदी औरतें आके हमारा मोहल्ला खराब करें। और मैं ये सुन के मुझे ऐसा लगा मैं सुन हो गई हूँ ना, मैं वापस आ गई। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं हमेशा शुक्र अदा करती हूँ। और फिर 3 साल तक ऐसा होता था कि मैं जब डेप्लेक्स ऊपर चढ़ रही होती थी तो वो खातून नीचे आ रही होती थी, मैं उनको सलाम भी करती थी तो वो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देती थी, करके अपना मुंह फेर देती थी। लेकिन 3 सालों के बाद वो एक दिन अपनी बेटी को लेके मेरे पास आई, और जब वो आई तो मैं एकदम अपने ऑफिस में खड़ी हो गई। चारों तरफ उन्होंने जब देखे सर्टिफिकेट्स वगैरह लगे तो कहती तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो। तो मैंने कहा जी, अब मतलब कहती इसको भी अपनी तरह कर दो। अच्छा, तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपना पहला हर्डल जो था जी, वो अबूर कर लिया, चाहे 3 सालों में सही, लेकिन वो अबूर इस तरह से किया कि मैंने एक सोच बदल दी। एक एक जो उनका जहन था उसको थोड़ा सा जो है ना वो शऊर जो था उसमें थोड़ी सी बेदारी आई। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनको हर रोज सलाम करती थी, बल्कि यकीनन वो मेरी बहुत सी चीजों पे नजर रखती होगी। तो तभी उन्होंने बिल्कुल। अपनी बेटी को लाके मेरे पास पकड़ाया, और अब वो बेटी जो है वो अमेरिका में जो है वो शी इज मैरिड एंड मे बी शी इज स्टिल वर्किंग एज अ ब्यूटिशियन। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं बिफोर वी मूव ऑन इन डिटेल आपके काम से, एक सवाल था, मैंने सोचा था मैं आपसे जरूर पूछूंगा। आपकी एसोसिएशन रही है शोबिज वर्ल्ड से, ग्लैमर की दुनिया से, वैनिटी, ग्लैमर, ब्यूटी, ऑब्वियसली इससे आपको शुरू में लोगों ने बहुत एसोसिएट किया। आपने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है, ये जो शोबिज की दुनिया है या ये ग्लैमर वर्ल्ड, या आपके हिसाब से ये क्या है ये दुनिया, और लोग इसको कैसे आज एक्सेप्टेबली? एक्चुअली शोबिस या ये बहुत ही ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, परफॉर्मर्स, स्टेज के परफॉर्मर्स वगैरह, ये बड़े प्यारे लोग होते हैं और ये बड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली हर फील्ड के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक एक मुस्बत सोच होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ये भी अपने आप अपना अपनी रोजी कमा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे और आपको, हम सबको पता है कि गुनाह और सवाब क्या है, गलत और सही क्या है। मेरे एक औरत होते हुए क्या मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, एक मर्द होते हुए, एक लड़का होते हुए कहाँ तक आप इज्जत और एहतराम का रिश्ता जो है वो कायम रखते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो वैसे मैं ये समझती हूँ कि पहले इन चीजों का बहुत ख्याल रखा जाता था। ये मैं अपने वक्त की बात कर रही हूँ कि मैंने भी एक प्ले किया था साबरी के नाम से पीटीवी में, और वो जिस वक्त मेरा डेप्लेक्स भी खुल चुका था, और फातिमा सुरैया बजिया ने उसको लिखा था, और उन्होंने कहा था ये मैंने तुम्हें सोच के लिखा है। तो उस वक्त जो जब हम वो प्ले करने के लिए उसमें रिहर्सल्स होती थी, मुझसे बड़े सीनियर आर्टिस्ट, मुझे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन क्या इज्जत, क्या एहतराम, क्या मतलब खाली माँ का रिश्ता नहीं है वो जो कि आप खाली इज्जत करें, बाकी तमाम रिश्ते भी उतने ही प्यारे होते हैं। आपकी आपकी दोस्ती कहाँ तक हो सकती है, आपका तरीका कार, और ये सब तरबियत का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो यस, इट इज अ वेरी ग्लैमरस फील। यस, यू फील सो गुड एंड यू फील एक्चुअली, आपका दिमाग खुल जाता है बिल्कुल। कि लोग मुझे पहचान रहे हैं, लोग मुझे रोक के कहते हैं अच्छा आप वो हैं, या आप सेल्फियां खिंचवा रहे होते हैं, या आप जो है आपको अब आपके जमाने में
कमर्शियल्स जो मिलते हैं, बड़े बड़े एड्स जो मिलते हैं, उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट यू नो यू अर्न, और उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगेन मैं अगर एक कंजर्वेटिव सोच के साथ हूँ तो मैं उसी तरफ जाऊंगी, और उतना ही कर सकती हूँ। यानी कि मुझे अगर अब कोई पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए बोला जाता है तो मैं खुशी खुशी करूंगी। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि आप फला तेल के लिए अ, आंटी बन जाइए और पकौड़े तल के बच्चों को खिलाएं, तो शायद आई वुड नॉट लाइक टू डू दैट। शायद ये मेरा नहीं है जहन। बट जो बच्चे और बच्चियां इस ग्लैमरस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके अंदर उनके कैरेक्टर की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। और प्लीज़ तालीम ज़रूर हासिल करें। तालीम आपको बाशऊर बनाती है। तालीम जो है वो आपको बेहतर तरीके से लोगों के साथ कंडक्ट करना सिखाती है। आपकी इंटरेक्शन विद पब्लिक, इंटरेक्शन विद योर एल्डर्स, इंटरेक्शन विद योर यंगर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी तालीम और तरबियत। ये पहले ज़माने में यही होता था कि भाई तालीम कितनी अच्छी और तरबियत किन लोगों ने दी है। सो ये ग्लैमरस वर्ल्ड इज ग्लैमरस बट इट इज हार्ड। आई हैव सीन बहुत से लोगों को जो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके, और ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है कि जब उनका वक्त गुजर जाता है तो कितने बुरे वक्त में आ जाते हैं, लोग उनको उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। सो इसलिए बट देन आई थिंक इट इज विद एवरी बिग नेम। नहीं, आई थिंक, लेकिन आपकी बिल्कुल टू योर पॉइंट, आपकी तो 40 साल की जर्नी इज टेस्टामेंट ऑफ द फैक्ट के पेशेंस, सबर, और देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो आई थिंक आजकल लोग ये भी सोचते हैं कि 4 सेल्फियां यहाँ, 4 अकाउंट्स वहां, और इंस्टाग्राम यहाँ, और स्नैपचैट वहां, और शायद हम मशहूर हो जाएंगे। तो आई थिंक वो भी एक चीज है जो कि समझने की जरूरत है कि देयर इज नो शॉर्टकट। वो वक्त बदलते जा रहे हैं ना आपकी। अम, हम जब जिस जिस वक्त मैं समझती हूँ, जब वक्त मेरा अरूज था, उस वक्त प्रिंट मीडिया था, उस वक्त फोटोग्राफी थी, उस वक्त भी जो फोटोग्राफी होती थी वो मेरी नहीं होती थी, मेरे काम की होती थी। आप समझ रहे हैं? सो हर एक काम का जो होता है तरीका कार फर्क होता है, उसके आपके रिजल्ट्स अलग होते हैं। बट देन लाइक आई सेड के शॉर्टकट्स, यस, इफ यू आर लकी समटाइम्स आपको शॉर्टकट्स भी बहुत कुछ दे देते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं और उससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो देन देयर इज नो शॉर्टकट्स। आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करती हैं? आप अपने फ्री टाइम में ऐसे मैं रिलैक्स इस तरह से करती हूँ कि अभी मुझे इतना कोई खास ज्यादा टाइम नहीं मिलता। जी। लेकिन अब जबकि माय डॉटर रिदा जो है वो बिजनेस को लुक आफ्टर करती है, मेरा बेटा जो है वो पढ़ाता है, ही टीचेस एट कराची यूनिवर्सिटी फाइन फाइन आर्ट। आर्ट्स में, एंड ही इज टीचिंग एट डिफरेंट विजिटिंग फैकल्टी में है डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजेस में। तो मेरे लिए सबसे प्यारा टाइम जो होता है वो नंबर 1 अपने माँ बाप के साथ, ठीक है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हयात है। नंबर 2 मेरे बच्चों के बच्चे। नंबर 3 मेरे बहन भाई जिनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। और यकीनन चंद अच्छे दोस्त जो कि मुझे एडवाइस भी देते हो, जो कि मुझसे इस बात की कभी शिकायत नहीं करते कि तुमने इतने दिनों से मुझे फोन क्यों नहीं किया, वही मैं बिजी थी इसलिए नहीं किया। सो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं, और फिर ये तो वो टाइम है ना जो कि आप फैमिली के साथ गुजार। उसके अलावा मुझे पौधों का बहुत शौक है। मैं बचपने से मैं पिच्चे पिच्चे फूल इधर उधर से लगा के तो घर में गमले बन जाते थे। टाइम फिर कम होता चला गया तो फिर ज़ाहिर है कि अब एक हेल्प मिल जाती है गार्डनर की, लेकिन मज़ा आता है उनके साथ वक्त गुजारने में। उसके अलावा मैं, हाँ, मैं अभी मेरी पिछले साल मुझे मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा, उसने एक मुझे डायरी दी, पिछले साल नहीं 2 साल हो गए मेरा, और उसके साथ एक पेन दिया बहुत खूबसूरत, और उसके ऊपर लिखा था कि अगर आप अपने बारे में नहीं लिखेंगी, अपनी कहानियां नहीं लिखेंगी, तो फिर आपको मुझे गाड़ी दिलानी पड़ेगी। मैं कहा नहीं मैं लिख रही हूँ। सो यस, आई एम स्पेंडिंग टाइम राइटिंग ऑल्सो, और इंशाल्लाह मेरी याददाश्तें जो है वो भी आप सबके सामने किताब के फॉर्म में आ जाएंगी।
जरूर। और फिर वो और भी अच्छा आसान हो जाएगा। हाँ, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि मैं किसी के बारे में एक राय कायम करूं, और हो सकता है वो आपकी पसंदीदा शख्सियत हो। तो ऐसी किसी को ना अ, किसी के ऊपर उंगली डालो कि वो आप उसकी हैव टू बी पॉजिटिव। जी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैंने अर्ज किया था कि वो तो आपका मैंने देखा है हमेशा कंसिस्टेंट। अच्छा, एक बिफोर वी मूव इनटू थोड़ा सा और, एक सवाल मेरा ये था कि बच्चे, उनके बच्चे, रिश्तेदारियां, वो सब अपनी जगह, एक कंपेनियनशिप जो है वो भी होती है, वो आप कभी मिस करती हैं कभी अपनी, या अपने आप को इतना मसरूफ इसलिए रखती हैं कि वो तन्हाई आपको फील ना हो? नहीं नहीं, ओए होए, क्या बात कहती। देखो, मैं अपनी जिंदगी जीती हूँ, ठीक है। मैं खुश हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। देर से उठूँ तो चाहे पराठा खाऊं, और सोती रहूं तो फिर बेशक बाद में चाय का एक कप पी लूं। मुझे ये परेशान, मैं घरेलू टाइप की नहीं रह गई है ना अब तो, इसलिए मुझे खाना खाने का शौक है, खाना पकाने का शौक नहीं है। मैं सफाई पसंद जरूर हूँ, मेरी हर चीज बहुत ऑर्डरली फॉर्म में रखी हुई है, चाहे वो मेरे कपड़े हों, चाहे तो हर चीज जो है ना वो मेरे लिए आसान है। अल्लाह ताला हैज बीन काइंड। अब कंपेनियनशिप जो है वो मेरा पूरा दिन सुबह तहज्जुद के वक्त से शुरू हुआ, और उसके बाद रात के 10:30 बजे, उसके बाद मैं मेरा दिमाग ही खराब होगा कि मैं लाइक कोई और बातें करूं या क्या। So I am happy. No, I've never missed it. A male company for me would be somebody जो के जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन बातों की जो हो वो अच्छी हो, जो मैं ये नहीं कहती कि मैं हर वक्त फलसफा कोई झाड़ना शुरू कर दूं, बट आई गॉट गुड फ्रेंड्स, गुड कपल्स, जिनके साथ बहस भी होती है, बातचीत भी होती है। मैं मूवीज, अगर मुझे कोई कहे कि आपको कौन सी मूवीज पसंद है, मुझे हिस्टोरिकल मूवीज बहुत पसंद है, मुझे कोर्ट रूम ड्रामास बहुत पसंद है। मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी कि खून खराबा वाली पसंद है लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि मुझे पता चले राज क्या है, इस टाइप की चीजें। बिल्कुल। फिर मैं बच्चों के साथ कार्टून भी देखती हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, इन सब के बीच में आपको कॉस्मेटिक ब्रांड की कहाँ से, वो कहाँ से आगे कहानी वो है ना। कहाँ से आ गई कहानी? बिल्कुल। इन सब के बीच में कहानी कॉस्मेटिक ब्रांड की जो थी वो आई बिजनेस के हवाले से। क्योंकि मेरा बिजनेस ब्यूटी, ग्लैमर, और उस ब्यूटी और ग्लैमर को हासिल करने के लिए मुझे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती, और उन प्रोडक्ट्स में वक्त के साथ साथ मैंने देखा जो अच्छे प्रोडक्ट्स है वो एक्सपेंसिव होते चले गए, और या वो जाली हो गए, या जो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स थे वो नुकसानदेह थे। और मैंने 3 साल रिसर्च कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर, एंड देन आई रियलाइज्ड कि उन कॉस्मेटिक्स के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नॉन परमिसिबल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एनिमल फैट की बात नहीं कर रही हूँ कि एनिमल फैट में आप कहते हैं कि जी पिग फैट इसमें नहीं है, लेकिन अगर वो पिग फैट नहीं है और कोई नॉन ज़बीहा एनिमल का फैट है तो वो हमारे लिए परमिसिबल नहीं है। इसी तरह से कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर एक बीटल होता है, कीड़ा होता है, ठीक जी। है। उसको क्रश करते हैं और उसका जो जूस कहते हैं या ब्लड कहते हैं वो इस्तेमाल होता है कर कॉकनेल, राइट। तो वो हमें तो नहीं, हमें तो अलाउड नहीं। फिर बहुत से केमिकल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत बुरे हैं। मिसाल के तौर पे रंग गोरा करने वाली क्रीमों के अंदर आपको पता है कि मर्क्यूरी का जो इस्तेमाल होता है वो कितना हार्मफुल है, या जिंक है, या लेड है, या कार्माइन है। तो इन तमाम चीजों को मैंने देखा, मैंने कहा हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो हैं, हमारी औरतें जो हैं, उनको ये बातें पता ही नहीं है। बिल्कुल। हमने तो ये देखा और ये कितना खूबसूरत लिपस्टिक का कलर है, फौरन मुंह पे लगा लिया, नॉट रियलाइजिंग कि उसके अंदर क्या गंद भरा हुआ है, ठीक है। So when I started working on it, then I realized that there are products जो कि उसमें वेगन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जिससे हर्बल चीजें इस्तेमाल की गई, क्रूरल्टी फ्री है हमारा प्रोडक्ट। सो हमने फिर उनको चुना इंग्रेडिएंट्स को, फिर उनको बनवाया टर्की में, और फिर उनको हलाल सर्टिफिकेशन भी दिलाई। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैंने कहा कि मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज नहीं डाली है जो कि परमिसिबल नहीं है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर मैंने हलाल लिख दिया। यू कांट डू दैट।
उसका एक पूरा प्रोसेस होता है शरिया कंप्लायंस का, फ्रॉम पिकिंग अप ऑफ द प्रोडक्ट्स टू वेयर इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो भी एक शरिया कंप्लायंट कंपनी हो, टू द स्टोरेज, टू द ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें शरिया के अंदर आएंगी तो फिर आपको वो ठप्पा लगता है जिसको हम कहते हैं हलाल। हमने टर्की से ही उसको करवाया, हमारे मुल्क में भी है और हमने वो प्रोडक्ट्स अपने दिए हुए कि आप उसको टेस्टिफाई कर दें और हमें हलाल का सर्टिफिकेट दें। मुझे हम जहाँ से करवा रहे हैं वो ऑथेंटिक इदारा है, एक टर्की में है और एक फ्रांस में। फ्रांस वाला बहुत महंगा है, वो अभी मेरी दस्तरस से बाहर है, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उनका हर बैच जाके चेक करना, आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, देन टेकिंग इट इंटरनेशनली मीन्स के हर मुल्क के हिसाब से। तो वहाँ जहाँ जहाँ देखें जो मुसलमान हैं और उनको ये पता चलेगा कि ये हलाल प्रोडक्ट है तो वो यकीनन उसके बारे में या तो मालूमात रखते होंगे या मालूम करना चाहेंगे। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी and I'm not compromising on the purity of the product. So मुझे मज़ा ही आ गया, छोटा सा शुरू किया है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें नई चीज़ें जो है वो हमारे ब्रांड में बढ़ती चली जा रही है। मुझे याद है जैसे मैंने तुम्हें पहला वाकया बताया था ना कि खातून ने मुझे कहा था कि आप मतलब जो गंदी बात है, तो अभी जो है वो मुझे कहा कि ये जो आपने हलाल लगाया है ये भी बड़ा ड्रामा है सामान बेचने का। भाई ना लीजिए आप, फोर्स तो कोई नहीं कर रहा ना, लेकिन आप कंपेयर करें एक बहुत नोन ब्रांड और एमएम मिसबाह का ब्रांड, उसकी क्वालिटी को देख लीजिए, उसके उसके पैसों को कंपेयर करके वो आपके बजट में आएगा और फिर आपको लगेगा है तो बहुत नहीं, लेकिन मैम आई थिंक टू हर डिफेंस इतना कुछ गलत चीजें लोगों को हम सबको बताई नहीं है कि जब आप कोई आदमी कोई भी नई चीज या सही चीज बताता है तो लोगों को लगता है कि नहीं हम जो इतने सालों से कर रहे हैं शायद वो सही था और अब ये गलत है। तो आपने भी बातें बताई बहुत सारी चीजें, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये देखिए changes are coming, people are becoming aware of things, people are more health conscious। अब हम मतलब कि कितने नाम हम किसी को शैतानी में बचपने में कहते थे काली कलूटी, now we can't do that। बिल्कुल। या हम ये नहीं कह सकते तुम मोटी हो गई हो, यू नो बॉडी शेमिंग हो जाएगी, which is good because this is again a positivity, you never know कि उसका जो बढ़ता हुआ वजन है वो हो सकता है कोई एलिमेंट हो, या अगर उसका रंग जो है वो साफ नहीं है, मे बी इट इज हेरिडिटरी, बट दैट डजंट मीन दैट यू नो हम उसका मजाक उड़ाएं। या तो ये तमाम चीजें अच्छाई की तरफ भी ला रही है, हमें अवेयरनेस भी आती जा रही है। और जो काम भी मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, उस अगर वो अच्छा काम है तो आपको उसके बारे में बताना चाहिए। अगर आप बताएंगे तो लोगों को उसके बारे में आगाही होगी। आप यहाँ से सुने, यहाँ से निकाल दें, ये आपका अमल है, मैं जवाबदेह हूँ अपने अमल की। मुझसे अल्लाह ताला जो है बट साहब के बारे में नहीं पूछेगा उससे मेरे बारे में ही पूछेगा। बिल्कुल। तो ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है मार्केट में, लोग खरीदना चाहें, टेस्ट करना चाहें? बिल्कुल, हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी है, पाकिस्तान में तमाम डेप्लेक्स की ब्रांचेस में है और अमेरिका में भी है ऑनलाइन। अगेन हम कोशिश कर रहे हैं, छोटा है ना प्रोडक्ट अभी, यानी कि रेंज जो है ना वो कोई कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके 100 लिप कलर्स होंगे, हमारे इतने नहीं है, लेकिन हम वक्त के साथ लोग पसंद करेंगे तो उसमें बढ़ाते चले जाएंगे। मैं ये चाहूंगी हमेशा कि चाहे मैं 4 चीजें लेकर आऊं लेकिन वो इतनी अच्छी हो कि लोग जो है उसको छोड़े ना, ठीक है, वो उनको वो कंपेयर करें और इस्तेमाल करें, कंपेयर करें। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट्स खराब है, दूसरे भी बहुत अच्छे। सही। अब हम आते हैं आपकी एक मेजर लाइफ चेंजिंग दौर में। आपने कहा 2003 से पहले आपकी लाइफ कुछ और थी, 2003 के बाद आपकी लाइफ कुछ और हुई। तो 2003 द ईयर, फिर कैसे एसिड विक्टिम्स, बर्न विक्टिम्स, कैसे फाउंडेशन शुरू हुई, बताएं वो जरा हमें थोड़ा सा उसके बारे में। अच्छा, सो 2003 में, अच्छा देखो 2003 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पे बिल्कुल मजबूती से खड़ी हुई थी और हमारे ब्रांचेस वी वर ब्रांचिंग आउट और बहुत अच्छा सारा वक्त था। बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, जिम्मेदारी निभाने में परेशानी नहीं थी।
जी ठीक है ना। सो ये जुमला याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या कहा है, ठीक है, कि मुझे जिम्मेदारी निभाने में परेशानी नहीं थी। बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे शौक बहुत है, मैं जो भी काम करती हूँ मैं 100% करती हूँ। देयर इज नो सच थिंग एज 99.9%, ठीक है, खुश। तो उस पर ये हुआ कि एक बच्ची मेरे पास आई थी जबकि मैं अपने ऑफिस से जा रही थी, एंड शी चैलेंज्ड मी एंड शी सेड कि मेरी शक्ल ठीक करें आप, जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनी फिरती हैं। एंड शी रिमूव्ड हर वेल, उसने नकाब हटाया और मेरे सामने एक बच्ची थी जिसकी एक नाक नहीं थी, आंख नहीं थी, उसकी नाक नहीं थी, उसका चिन और नेक कॉन्ट्रैक्चर था। और मैं हमेशा ये बताती हूँ कि मैं खड़ी हुई थी और मैं बैठ गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे पाँव से जान निकल गई, उस दिन वाकई मेरी जान निकल गई थी। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके ऊपर तेजाब फेंका। तो मैंने उसको बिठाला, के कमरे में गई, पानी शानी पिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने क्या करना है इसके साथ। फिर मैंने उसको कहा कि बेटे कल आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने की, वो किसी दूसरे शहर से आई, वो लाहौर स्टेशन से उतरी थी, पीटीवी सेंटर गई थी। पीटीवी वालों ने उनको कहा कि मसरत मिसबा के पास चले जाओ। सो शी वॉक्ड ऑल द वे फ्रॉम शिमला पहाड़ी टू गुलबर्ग, जहाँ पे मेरा सैलून था। खैर उसको बिठाला बिठाला, और मुझे मतलब शर्म आती है अपने आप से कि मैंने, उसने मुझे कहा कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो मैंने कहा बेटी मैं क्या करूँ फिर। मुझे डर सा लगा ना कि पता नहीं जिन्होंने इनको जलाया है वो कहीं उनके पीछे ही ना आ रहा। बहरहाल उसका इंतजाम मैंने डेप्लेक्स में ही किया। और जब मैंने डेप्लेक्स में इंतजाम किया तो जब मैं घर पहुंची तो मैंने इतना गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से माफी मांगी। मैंने कहा अल्लाह ताला तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये वाकयात या हादसात ना होते हों, ऐसा नहीं था कि मैंने अखबार में ना देखा हो, ऐसा नहीं था कि दुपट्टा जल गया, औरत जल गई, नाक काट दिया, टांगे किसी औरत की कट गई। मैं देखती थी और पढ़ती थी और मैं कहती थी बड़ा अफसोस की बात, ये कौन वैशी लोग हैं, ये कौन करते हैं। जब वो बच्ची मेरे सामने आई तो मैं मतलब लरस के रह गई। जब मैंने अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह ताला मुझे तूने पहले क्यों नहीं ये दिखाया, मतलब मेरे दिल के अंदर ये चीज पहले क्यों नहीं आई। वहाँ पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम जो भी मैंने अप्स एंड डाउन जिंदगी में देखे, मैं उसी की कंप्लेन करती थी ना अल्लाह ताला से, बिल्कुल। मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी डिवोर्स क्यों हो गई, मेरा कारोबार सही क्यों नहीं चल रहा, वो तो बहुत अच्छे, मतलब यू कंपेयर जी इट, जी बिल्कुल। कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। तो जब मैंने जब माफी मांगी तो शुक्र अदा किया, क्योंकि शुक्र अदा करना मेरी आदत है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं। और मैं सुबह सवेरे जो थी ना उठ के चली गई, वहां पे वो बच्ची सो रही थी, उठने का इंतजार किया, नाश्ता वाश्ता करा के उसको डॉक्टर के पास लेके गई और उसका इलाज का सिलसिला भी शुरू हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब जब मुझे इतना है, अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है कि मैं एक ही करती हूँ, तो मैं 2-3 लड़कियों को भी कर लूंगी। और मैंने एक एड प्लेस किया अखबार में, कुछ उर्दू के अखबार में, कुछ इंग्लिश के अखबार में, छोटा सा काला उर्दू में लिखा हुआ नहीं होता कि अगर आप तेजाब से या मिट्टी के तेल से जलाई गई मुतासरा खातून है तो फला तारीख को आप रेफ्लेक्स में आ जाए। और मैंने दिल में सोचा कि मुझे अल्लाह ताला ने जितना नवाज दिया मैं इस काबिल ही नहीं, और जितना मुझे उनका शुक्र अदा करना चाहिए वो भी मैंने नहीं किया। हम सबको यानी अल्लाह ताला का कितना करम है, कितना रहम है उसका। अगर हमारी, मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर हमारी जुबान लकड़ी की तरह खुश्क हो जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करते करते वो भी टूट जानी चाहिए, इतनी शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल मैंने वो ऐड दिया और उस दिन मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि उस दिन 42 लड़कियां आई थी, 42 बच्चियां थी, बच्चे थे, ऐसी औरतें थी जो कि 20 साल पहले जलाई गई थी और उनका इलाज नहीं हुआ था। ऐसी भी खवातीन थी जो कि 1 महीना पहले बेचारी जनी थी और हॉस्पिटल से फारिग हो गई क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। छोटे बच्चे भी थे, स्ट्रेचर में भी एक बच्चा आया था। और उस दिन भी मैं बैठ गई, मैंने कहा लम्या मैंने 2-3 ही कहा था, ये इतने ज्यादा मेरे नहीं है औकात, लेकिन अल्लाह ताला उतने ही देता है जितना आप सहार सकते, वो राह भी दिखाता है, वो रास्ते भी बनाता है। और फिर उस दिन उन 42 बच्चियों का, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि, बस उनका नाम लिखा, कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हुआ है, और कागजों में वो क्लिप बोर्ड नहीं होते उसमें रख दिया।
2 डॉक्टर्स बिठा ले हुए थे, वो भी भाग गए क्योंकि इतनी कौन देखेगा। बिल्कुल। फिर बस एक वाकया इसके साथ बताऊंगी, उसके बाद हम लोग इसके जरा दूसरे साइड पर जी जी, चलेंगे। बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल। एक साहब कोने में बैठे हुए थे, मैं सबसे मिली, मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि जब आप फारिग हो जाएंगी तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाने हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, लाहौर की मैं बात कर रही हूँ। मैं कहा जी जी बिल्कुल ठीक है, हम जाएंगे। उस वक्त इतना जोश था, मुझे लगता था ये जितने भी लोग आए मैं इनको सबको संभालूं, समोलूं, और सबको मैं क्या कर दूं उनके लिए, मतलब कैसी तकलीफ दूर करूं। हर चीज जो मेरी बस में थी उस एक दिन मैंने करने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता जो था वो, जब बच्चियां जाने लग गई, उनका टाइम, ये वो कहाँ रहेंगी क्या करेंगी, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। क्लाइंट्स हमारे आ रहे थे जा रहे थे, कुछ का शक्ल सही नहीं थी, कुछ हैरत से देख रहे थे, और कुछ ने कहा कि ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया। तो कुछ ने बोला मैं क्या बोल सकती हूँ। मैंने देखा वो साहब बैठे हुए, मैंने कहा वो ये तो मैं भूल ही गई। उनको लेके हम सीधे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गई तो उनकी बेटी थी जिसको उसके भाई ने जला दिया। उसका चेहरा प्यारा, पूरा जिस्म जो था वो एक केज के अंदर होता है। हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज नहीं है, तो वो बच्चियां जो होती हैं उनके कोई कपड़े नहीं होते, दवाइयां लगी होती हैं, केज बना होता है, और केज के ऊपर चादर डाल दे, पंखा अगर लाइट है तो चल रहा होगा, लेकिन आप तस्वुर कर सकते हैं हमारा हाथ इस्त्री से जल जाए या खाना पकाते हुए तो कितनी तकलीफ होती है। वो पूरा जिस्म, उसने मुझे पहचान लिया। उसने कहा कि आप डेप्लेक्स वाली हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो कहती है कि मैं ठीक होंगी ना फिर आप मुझे सिखा दीजिएगा। मैं कहा बिल्कुल सिखाऊं, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बच्ची जो है ना वो बच नहीं पाएगी। फिर भी मैंने डॉक्टर साहब से बात की वगैरह वगैरह, और फिर हमने डिसाइड किया कि इसको एयरलिफ्ट करवाना पड़ेगा और खारियां लेके जाना पड़ेगा, जो कि पिंडी से आगे फौजियों का हॉस्पिटल है, जहाँ पे बर्न्स की बेहतर फैसिलिटीज होती है। बिल्कुल। 2-3 दिन के बाद जब सारा इंतजाम किया तो मैंने उनके वालिद साहब को फोन किया कि जी तैयारी मुकम्मल होगी। तो उन्होंने कहा बेटे मैं उसके जनाजे पे खड़ा हूँ। मुझे मतलब मुझे इतना दुख हुआ, मैंने अल्लाह ताला से इतनी गिड़गिड़ा के कहा, मैंने कहा अल्लाह या मौका तो देते ना मुझे। अल्लाह ने कहा बेटो बच्चों रुको, तुम्हें मैं अभी मौका देता हूँ। अब हमारे पास इतनी बच्चियां हैं, इतने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो तेजाब के बाप ने फेंका माँ के ऊपर, उनके ऊपर आ गया। बच्ची को एक माँ दूध पिला रही है और नशेई आदमी जो है वो माँ पे फेंक रहा है बच्ची का इंतकाल। यानी आप सोच नहीं सकते कि इनकी तकलीफ परेशानियां जो हैं वो कितनी है, और फैसिलिटीज कितनी कम है, और पैसे इनके पास है नहीं। फिर ये लड़कियां हैं, अगर लड़के के साथ होता है तो माँ बाप दोनों पूरी जान लगा देते हैं उसको बचाने के लिए। सो इट्स अ जेंडर बेस्ड वायलेंस। और इस वायलेंस के बारे में टाइम है ना हमारे पास जी जी बात कर बिल्कुल, सकते हैं। आप प्लीज बात कीजिए। सो इस वायलेंस के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी और बताना चाहूंगी कि ये खवातीन के साथ ज्यादा होता है। वक्त के साथ साथ हमारे पास मेल विक्टिम्स भी हैं, विक्टिम्स की मैं बात कर रही हूँ जिनके ऊपर फेंका गया है। लेकिन जो खवातीन को के ऊपर फेंका जाता है ना तेजाब, या उनको जलाया जाता है, मतलब आप सुनेंगे खुरम तो आप कहेंगे कि आप कौन सी दुनिया के वासी हैं, ये कौन लोग हैं, हम क्यों ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जहाँ पर एक औरत को इसलिए जलाया जा रहा है या तेजाब फेंका जा रहा है कि वो जहेज कम लाई है, या उसके यहाँ बेटियां क्यों पैदा हुई हैं, या उसने शादी से इनकार कर दिया है, या उसका इतना छोटा सा कोई लैंड का हिस्सा है उसको मार डालो ताकि ये हमें मिल जाए। दुश्मनियां, गैरत, ये तमाम चीजों को देखो तो मैं बस कहती हूँ अल्लाह ताला प्लीज माफ कर दे हमें, बख्श दे इन लोगों को। अब इसकी जो वजूहात है वो कुछ भी है, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं। जब हम किसी से पूछते हैं तो इसलिए नहीं पूछते कि उनका जख्म को रेदें, हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम जब इसके बारे में लोगों को बताएं तो हम कहें कि जी ये गैस लीक से नहीं जली है, बिल्कुल। इसको जलाया गया है, इसको मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा है, इसका मुंह आग के ऊपर रखा गया है, इसकी गर्दन, ये फांसी नहीं इसने ली है, इसको पहले जलाया और फिर वो, मतलब किस कदर के जुल्म हो रहा है। तो हॉस्पिटल के अंदर सहूलियात कम है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी, डॉक्टर्स बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन हर एक को अल्लाह ताला जो है ना वो मौका देता है, और उस मौके को अगर हम ले लें अल्लाह से
तो हम खुशनसीब हैं। बिल्कुल। और अगर हम नहीं लें तो मैं समझती हूँ कि हम बदनसीब हैं। इसलिए जब कभी भी इतनी सी भी नेकी करने का मौका मिले, उसको रद्द ना करो और उसको छोड़ो नहीं बेटे। बिल्कुल। उसको आपको हर सूरत करना चाहिए। हाँ, आपको लग रहा है कि आपको कोई बेवकूफ बनाया जा रहा है या आपसे, अगेन मैं कहती हूँ कि ये आपका अमल है ना, आपने ये तो अच्छा नियतों कर दिया। नियतों के काम है, ये तो एक नियत पे तो है। ये तमाम चीजें जो है, ये मुझे, मेरी दुनिया बदल गई। मुझे अब अ, ये चीजें परेशान ही नहीं करती कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं या मेरी लाइनें पड़ गई हैं या दाना कोई निकल आया है या छोटी छोटी चीजें, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती।